ऑरा में ये कहते हैं कि कलर्स होते हैं, क्या कलर्स हम खुद भी देख सकते हैं अपने? मुख्तलिफ जो कलर्स हैं वो मुख्तलिफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोग जो ये क्लेम करते हैं कि हम ऑरा रीड कर सकते हैं तो उनको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। हर इंसान अपने बारे में जानने में कहीं ना कहीं रिलक्टेंट होता है कि मैं अपने बारे में, मुश्किल होता है ना, पेनफुल होता है। अक्सर जो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं लेकिन उन्हें हमने रिकग्नाइज़ नहीं किया होता, वो हमें दूसरों में नज़र आती हैं। इंसान खुद की एनर्जीज खुद भी फील कर सकता है। तो ऐसे रीफ्रेज करूँगा कि क्या हम अपने बारे में जान सकते हैं? क्यों नहीं जान सकते? हम सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी हिस्स है जो सेंस कर लेती है कि कौन, जब कोई हमें बात बता रहा है, वो हमारे लिए, वो हमारे वेलबींग में इन्वेस्टेड है या कोई सिर्फ हमें इसलिए बात बता रहा है अपने लिए, क्योंकि अपने आप को वो बेहतर फील करेगा। जब हम अब किसी ज़िंदगी में किसी मुश्किल फेज से गुजर रहे होते हैं तब हम अपनी उस इंट्यूशन को या उस इनर विजडम को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते, तो तब हमें ज़रूरत होती है कि कोई वक्ती तौर पे हमारे लिए वो आईना बने जिससे हम अपने आप से जुड़ सकें, और बस फिर उसके बाद हम खुद ही अपने हीलर हैं। आपने कहा कि आप एनर्जीज को रीड करते हैं, तो क्या अभी हम लोग, आप बैठे हुए ये जज कर सकते हैं कि मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? आपकी ज़िंदगी में शायद बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, डाउट दिलवाया गया अपनी इस चीज़ के हवाले से कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है, यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड, और मतलब इतना ज़्यादा दूसरों में ट्रस्ट मत करो, इतना ज़्यादा बिलीव मत करो। उतने भी आपके ताल्लुकात हैं, उसमें आप लोगों को उम्मीद ही देती हो, लोगों को अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम लोग एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे, ऑरा के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका इस फील्ड की तरफ कैसे रुझान बढ़ा? नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस चीज़ के लिए काफ़ी एक कह लें सेल्फिश डिज़ायर थी। ओके। मैं स्टूडेंट था ओ लेवल्स में, हम्म। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी देसी फैमिलीज़ में हम्म। जो सेल्फ वर्थ होती है बच्चों की, वो मेजर की जाती है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से। तो आई वाज रियली गुड स्टूडेंट, और उस हवाले से एक पॉइंट आया जब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो गया। तो फिर मुझे कोई ना ट्रिक चाहिए था कि किसी तरह मैं बाईपास कर सकूं वो हार्ड वर्क को। मतलब कैसे एस्केप कर सकूं हाँ, इस चीज़ से मैं? एस्केप करके किस तरह मैं कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढ लूं कि मेरे नंबर भी आ जाएं और मुझे पढ़ना भी ना पड़े। ओके। तो तब मैंने ना डॉक्टर मुईज़ हुसैन, जो है माइंड साइंसेस के अपने आप को पायनियर कहते हैं पाकिस्तान में, उनकी एक वीडियो सुनी थी सिल्वा मेथड के बारे में। ओके। तो उसके अंदर वो ये बात करते हैं कि एक बंदा था होजे सिल्वा, जिसने अपने बच्चों को जीनियस बना दिया कुछ टेक्निक्स और मेथड्स के ज़रिए। ओके। तो वहाँ से मेरे अंदर दिलचस्पी पैदा हुई कि अच्छा, कोई ऐसी टेक्निक मौजूद है जिससे हम अपने अंदर का कोई ऐसा पोटेंशियल है जिसको जगा सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस से जैसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। इसी हवाले से जैसे एक फ़िल्म आई थी 2011 में लिमिटलेस के नाम से, जिसमें आप एक टैबलेट वो बंदा खाता है और उसके ब्रेन की सारी पावर जो है ना जी एक्टिव जी हो जी। जाती है। तो ये मेरा इनिशियल इंटरेस्ट था, और मैंने इस तरह फिर बहुत सारी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस सिल्वा मेथड की हो गई और कुछ हो गई, कि किस तरह मैं अपने सबकॉन्शियस से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकूं। लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हुआ। लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल उसमें रहा कि अच्छा चलो इसको और एक्सप्लोर करते हैं, हिप्नोसिस, एनएलपी, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते फिर मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा कि क्योंकि जब भी हम ये मशक़ें कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की, जिसे हम कहते हैं बातिन की भी हमारी सेंसेस होती हैं। तो अक्सर औकात इन प्रैक्टिसेस से हमारी वो बातिन की सेंसेस अवेकन हो जाती हैं। ओके। तो जैसे एक टर्म इस्तेमाल होता है एम्पैथ का, एम्पैथ, कि वो लोग जो दूसरों के इमोशंस एंड फीलिंग्स फील कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग नेचुरली एम्पैथ्स होते हैं। तो वही एबिलिटी अगर थोड़ी प्रैक्टिस भी की हो, आपने कुछ मशक़ें की हो, मेडिटेशंस की हो, वो एबिलिटी आपकी अवेकन हो जाती है, और मेरे केस में वो हुआ। तो उसके बाद मुझे फ़ील होने लग गया कि अगला जो है क्या फ़ील कर रहा है। लेकिन अब अगर मुझे ये फ़ील हो भी जाए कि आप क्या फ़ील कर रही हो और मैं आपको आके बताऊँ, तो हो सकता है आप ट्रिगर हो जाओ, आपको मैं मुझे क्यों बता रहे हो, राइट? तो अक्सर औकात हमें लगता है कि अगर हमें किसी के बारे में कुछ पता चल रहा है तो उसको ज़रूरत भी होगी उसकी, जो कि नहीं होती। हमेशा बाज़ औक़ात वो सिर्फ हमारे लिए होती है चीज़। लेकिन वो फिर मेरे पास जब ये चीज़ आई तो फिर मैंने कहा अच्छा सही है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लोर जब किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं किसी को, फिर मैं अपने दोस्तों की सेटिंग्स में कैजुअली
किसी की इसी तरह रीडिंग कर दिया करता था ठीक है। उस एम्पैथिक एबिलिटी से, लोगों के इमोशंस एंड फीलिंग्स से कनेक्ट करके उनकी पर्सनैलिटी के बारे में एक रीडिंग सी आ जाती थी। ठीक है। लेकिन मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं किसी को उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बता भी दूँ और उसको वक्ती तौर पे अच्छा लगे भी, लेकिन उससे उससे कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बेहतरी नहीं आ रही जो कि मतलब उसकी ज़ात में कोई ऐसी महरूमी थी जो ठीक हो जाए। वो बहुत एक वक्ती किस्म का हाई है। वो जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन ख़त्म होगी, वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, किसी को मुतासिर करने के लिए तो अच्छा है, बट उसमें कोई गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है। तो फिर मेरा ये इंटरेस्ट इस चीज़ में पैदा हुआ कि हम किसी के लिए सुकून का बाइस कैसे बन सकते हैं इस एबिलिटी के ज़रिए। हम ठीक है। हीलिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हीलिंग इफ़ेक्ट हम कहते हैं या थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उस पे फिर मैंने साइकोलॉजी को स्टडी किया खुद से, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो हम बात करते हैं ना किसी की पर्सनैलिटी को रीड करना, अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को रीड कर रहे हैं लेकिन हम उस लम्हे में उनके इमोशंस से उस तरह से कनेक्टेड हों कि हम उनको जज भी ना करें, हमारे अंदर कंपैशन हो, हम अंडरस्टैंड करें जिन सर्कमस्टांसेस से वो गुजरे होंगे, उस इमोशनल कनेक्शन के बाद अगर हम उनको उनके ही बारे में बताएं तो फिर एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। आपने खुद भी अपनी ज़िंदगी में नोटिस किया होगा, कुछ लोग हैं, मतलब 3-4 लोग आपको एक ही तरह की बातें कर रहे होंगे, बट कुछ लोग हैं जिनकी बात का आप पे असर होता होगा वही बात का, और जो 2-3 और लोग वही बात कर रहे हैं असर नहीं। तो इसका एग्जैक्टली। मतलब है कि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी हिस्स है जो सेंस कर लेती है कि कौन जब कोई हमें बात बता रहा है वो हमारे लिए, वो हमारे वेलबींग में इन्वेस्टेड है, या कोई सिर्फ हमें इसलिए बात बता रहा है अपने लिए क्योंकि अपने आप को वो बेहतर फील करेगा। तो फिर ये फिर मेरा गोल बना कि इस एबिलिटी के ज़रिए, इसको मैंने फिर एनर्जी रीडिंग का नाम दिया, किस तरह लोगों से कनेक्ट होके उन तक वो वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जिससे उनका अपनी ज़ात से ताल्लुक़ बेहतर हो सके, ठीक है। उनको कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स मिल सकें जो शायद पहले उन्होंने कंसिडर नहीं किए थे। बिकॉज़ अगर मोहताजी पैदा हो रही है ना, तो फिर वो ट्रू हीलिंग नहीं है। अगर मोहताजी इस तरह से पैदा हो रही है कि अब आप मेरे पास आए हैं, एक सेशन किया, बार बार आप मेरे पास आएँ, तो फिर तो मोहताजी हो गई ना। तो इसका मतलब कि आपको मैं ये कह रहा हूँ, आप उस गहराई तक खुद रसाई हासिल कर ही नहीं सकते। जबकि मैं कहता हूँ जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हो, जब बहुत अपने आप से कनेक्टेड फील कर रहे होते हो, तो आपकी इंट्यूशन भी काम कर रही होती है, आपकी सिक्स सेंस भी काम कर रही होती है। जब हम अब किसी ज़िंदगी में किसी मुश्किल फेज़ से गुजर रहे होते हैं, तब हम अपनी उस इंट्यूशन को या उस इनर विजडम को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते। तो तब हमें ज़रूरत होती है कि कोई वक्ती तौर पे हमारे लिए वो आईना बने जिससे हम अपने आप से जुड़ सकें, और बस फिर उसके बाद हम वापस हम खुद ही अपने हीलर बने। ओके, ठीक है। अच्छा, तो क्या वाइब्स जो होती हैं, इंटेंशंस होती हैं, एनर्जीज होती हैं, ऑरा होता है, क्या ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं या सब एक ही चीज़ है? अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मतलब डिफरेंट टर्म्स हैं। अब जैसे ऑरा है, ये एक टर्म है। इसी तरह वाइब्स हैं, वो एक टर्म है। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को एक ही चीज़ के हवाले से इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से इस्तेमाल करते हैं। अम, अब इसमें ना एक सब्जेक्टिविटी का भी एलिमेंट आ जाता है। बहुत सारे लोग जो हसास होते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जब वो किसी से मिलते हैं तो उन्हें फ़ील होता है उनका ऑरा कि स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं फ़ील होता। तो बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं ये सब्जेक्टिव भी हैं। एम्पिरिकली साइंटिफिक चीज़ तो वो होगी ना जिसको हम एम्पिरिकली मेजर कर सकें। मतलब मेरी जो कम इल्मी की वजह से मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अब तक साइंस जो है, आई थिंक कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें आप एनर्जी फील्ड्स लोगों के इर्द गिर्द देख सकते हैं एंड ऑल। तो मैं तो समझता हूँ ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन एक बेसिक लेवल के ऊपर हम सब के अंदर ये सेंसिबिलिटी है। हम उसको ऑरा का शायद नाम ना दें, बट हम किसी इंसान की सोबत में बैठते हैं तो हम सुकून महसूस करते हैं, चाहे हमारी उससे बात ना भी हो रही हो, चाहे हम उसको जानते भी ना हो। और कुछ लोग होते हैं जिनको हम सालों से जानते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस में हम थोड़े से डिफेंसिव होते हैं। नेगेटिविटी, हाँ, नेगेटिविटी फील करते हैं और मतलब ज़्यादा उनके पास बैठने का दिल भी नहीं करता। अच्छा, लेकिन ऑरा में ये कहते हैं कि कलर्स होते हैं, तो वो क्या कलर्स हम खुद भी देख सकते हैं अपने? अच्छा, मेरी ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मुझे इतना ज़रूर आइडिया है कि मुख्तलिफ़ जो कलर्स हैं
वो मुख्तलिफ पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ जुड़े होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो ये क्लेम करते हैं कि हम ऑरा रीड कर सकते हैं, तो उनको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, और बहुत सारे लोग जब वो कलर्स पर बाद में जाके अच्छा, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है? लोगों को, लोग देख सकते हैं कलर्स? कुछ लोग ये क्लेम तो करते हैं, मैं पर्सनली नहीं देख सकता, बट कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि वो कुछ कलर्स हैं, और वो कलर्स जो हैं अगर आपको बताएं कि ये कलर है आपका, आप उस पर रिसर्च करो, तो जो चीज़ें आपको मिलेंगी उस कलर से के अकॉर्डिंग वो आपकी पर्सनालिटी में अक्सर लोगों को लगता है कि हाँ वो हैं। तो अगेन अल्टीमेटली अगर उस अमल के नतीजे में भी सेल्फ अवेयरनेस ही गोल बन रहा है ना, ऑरा रीड करके भी वो उस इंसान को उसकी सेल्फ के बारे में ही अवेयर कर रहा है, तो वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। हाँ ये है कि जो चीज़ बिल्कुल ही अननोन होती है वो थोड़ी एक्साइटिंग लगती है कि ऑरा रीड हो रहा है, कलर्स हो रहे हैं, लेकिन वही चीज़ जो है आप अपनी ज़ात पे गौर व फिक्र करो, या जैसे कोई कोल्ड रीडिंग करता है, पर्सनैलिटी एनालिसिस करता है, कोई हॉरोस्कोप से देख के बता देता है, कोई न्यूमरोलॉजी से देख के बता देता है, अल्टीमेटली ये सब टूल्स हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए, लेकिन उन टूल्स को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, या तो वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और एम्पावरमेंट की तरफ लीड करेगा, या वो मोहताजी और एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लीड करेगा। अच्छा, वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड भी होते हैं अपनी एनर्जीज या ऑरा के बारे में जानने के लिए, और फिर अगर कोई उनको बताए कि इस तरह की चीज़ है, बेशक वो इस इंसान में नहीं भी हो, और अगला बंदा कह रहा है कि तुम में वो वाली चीज़ें हैं, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं कि ये तो मुझ में कभी मैंने फील नहीं की, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो ऐसा क्यों होता है फिर? क्या वाकई उस इंसान में वो चीज़ें नहीं होती, अगले बंदे का तुक्का होता है, या फिर वो बंदा फील कर रहा होता है वो चीज़ें आप में? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि हमें ये, अगर हम ये चीज़ें समझ जाएंगे ना तो काफ़ी हद तक हमें थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, क्योंकि इसमें फिर वरना ना हम, क्योंकि जो लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनकी बाउंड्रीज थोड़ी वीक होती हैं, जिनकी थोड़ी पर्सनैलिटी एग्रीएबल होती है, अगर उनके साथ कोई एक रपोर बिल्ड कर ले इंसान, तो फिर वो उसको उसके बारे में कोई ऐसी बात भी बताएगा जो उसको शायद ना भी फील होती है, वो कहेगा यार वो ठीक ही कह रहा होगा, राइट। और जैसे आपने कहा कुछ केसेस में कोई ऐसी बात बताएगा आप ट्रिगर हो जाओगे। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन ये होती है, हम कहते हैं ना यार ये चीज़ हम पे प्रोजेक्ट कर रहा है, वो अपना मसला मेरे पे प्रोजेक्ट कर रहा है। अक्सर औकात हम अपने अंदर जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हम उनको दूसरों में देखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर अगर सपोज कोई बुराई है तो मैं अगले इंसान में भी देखना हो, तुम भी तो। हाँ नहीं, और अक्सर औकात आपको अपनी बुराई जो नहीं नज़र आ रही ना, उसकी दूसरे में दिख रही होती वो है, दूसरे में ही दिख रही होती है। ये होता ही ऐसे है ना, देखो अपने बारे में हर इंसान अपने बारे में जानने में कहीं ना कहीं रिलक्टेंट होता है कि मैं अपने बारे में, मुश्किल होता है ना, पेनफुल होता है। तो अक्सर जो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं लेकिन उन्हें हमने रिकग्नाइज नहीं किया होता, वो हमें दूसरों में नज़र आती हैं और हमें बॉदर भी करती हैं। तो ये प्रोजेक्शन यही होती है कि जो चीज़ आप में एग्जिस्ट करती है, अच्छा ये नहीं है कि वो दूसरे में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा ठीक है। देखिए प्रोजेक्शन जो होती है ना, उसके लिए एक हुक चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी इंसान को मिलता हूँ पहली दफ़ा, एक आम तौर पे बात कर रहे हैं हम अभी साइकिक्स और जैसे हट के, पहले किसी को पहली दफ़ा मिलता हूँ और मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता हूँ, ठीक है, और मैं मतलब कहता हूँ कि यार ये तो बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है। अब साइकोलॉजिकली हम इसको ऐसे देखेंगे कि उस इंसान के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बिल्कुल मौजूद थी जिनको मैं वैल्यू करता था, लेकिन क्योंकि मैं उससे पहली दफ़ा मिला था, वो जो खाली जगह थी वो मेरा माइंड उसको खुद भर रहा है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना उनको बढ़ा के मुझे बयान कर रहा है ताकि मैं इतना अफेक्टेड हो जाऊं। मतलब वो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ का हमें पुल करने के लिए हमें पुल करती है कोई चीज़। प्रोजेक्शन बिल्कुल ही रैंडमली नहीं हो जाती, प्रोजेक्शन में कोई सच भी होता है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारा माइंड उसको बढ़ा देता है। पहले तो इसको हमने समझ लिया कि हम कहीं ना कहीं हम हर इंसान के ऊपर हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। की होती है कि सेल्फ अवेयर होना कि यार ये मैं इस पे जो चीज़ें प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या मेरे अंदर भी ये हैं, गौर व फिक्र करना अपने बारे में। जब अपने इंसान बुराई के बारे में जानता है तो फिर आजिज़ हो जाता है वो थोड़ा सा। खैर एक तो ये बात हो गई, ठीक है। इसी से कनेक्ट करके आपके सवाल पे आते हैं जो आपने कहा। अब इसमें एक तो ये है कि सेल्फ वैल्यूएशन करनी होगी। जब अगर हमें कोई बहुत हमारे बारे में कोई ऐसी बात बता दे जो सिर्फ हमें पता थी, तो उससे हम इतने मुतासिर हो जाते हैं कि फिर हम ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि वो अगर हमें कोई और बात भी बताएगा
अगर हमारा जहन में बात नहीं बैठ भी रही होगी, हम नहीं भी बैठ रही होगी, तो हम कहेंगे नहीं उसने सही कहा होगा, क्योंकि इंसानी फितरत में एक टेंडेंसी है कि दूसरे को बड़ा बनाना। मतलब हम चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हम किसी ऐसे इंसान से मिलें जो एक लार्जर देन लाइफ हो, जिसके पास वो एबिलिटीज़ जो नहीं भी हैं बट हम चाहते हैं कि वो हों, ताकि हम कि वाव में आ सकें, वाव एलिमेंट में आ सकें। और जहाँ तक बात है ट्रिगर होने की, तो बिल्कुल आई थिंक ये तो इंडिविजुअल्स के ऊपर है। अक्सर अगर हमें कोई ऐसी बात हमारे बारे में बता रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको जो बात बता रहे हो जो उसको ट्रिगर कर रही है, हो सकता है उसमें सच्चाई हो सकता है उसमें सच्चाई ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ आप बता सकते हो अगर आप अपनी ज़ात में झांको, सेल्फ रिफ्लेक्शन के ज़रिए। अगर आप ये नहीं करोगे और सिर्फ उसको फेस वैल्यू पे ले लोगे, फिर तो आप मैनिपुलेट हो सकते हो ना। इसका मतलब फिर आपकी जो डोर है वो किसी और के हाथ में है। तो जो आपको ये बता रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, सबसे पहले तो उसकी इंटेंशन हमें देखनी होगी कि वो ये क्यों कर रहा है। अगर तो ये बिल्कुल हम मतलब कह सकें, मतलब प्रूव करवा सकें कि वो इंसान जो है उसकी इंटेंशन पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे यार ये बात वो किसी पॉजिटिव तरीके से भी कह सकता था। क्योंकि इंसान अपने बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन कोई हमें हमारे बारे में किस तरह से बता रहा है बात। देखो एक इंसान है आपके बारे में वही चीज़ आपको कंपैशन से बताए, हमदर्दी से बताए, वर्सेस कोई आपको इस तरह से बताए कि वो आपको जज कर रहा है। दो मुख्तलिफ इफेक्ट होंगे, बात वही है बट आप रिसीव डिफरेंटली कर रहे हो। ऐसा ही है। अच्छा, इंसान खुद की एनर्जीज खुद भी फील कर सकता है? अच्छा, इस टर्म को मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो टर्म है, बाज़ औक़ात ऐसे टर्म्स जो बड़े एक्साइटिंग हमें लगते हैं, लेकिन वो टर्म्स इटसेल्फ हमारा पिंजरा बन जाते हैं और वो हमें प्रिवेंट करते हैं उसका जो एक्चुअल मकसद था ना उस तक पहुंचने में। अच्छा, मैं आता यहाँ हूँ पे उस पे। मैं एक हाँ चीज़ बोले। ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारी गट फीलिंग होती है, तो क्या वो भी इस चीज़ से कनेक्ट नहीं होती कि हमें गट फीलिंग आ रही होती है ये चीज़ नहीं हाँ करनी, ये चीज़ नहीं करनी, हाँ लेकिन फिर भी हम लोग उसकी बिल्कुल कभी बिल्कुल सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते। तो क्या इसको हम लोग एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं ये वाला पॉइंट कंप्लीट करूँ कि मैं कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात कोई टर्म जो कि हमें बड़ा एक्साइटिंग लगता है, वो पिंजरा बन सकता है हमारे लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी इंसान को ये कहूँ कि यार तुम्हें एक्टिवली एफर्ट पुट इन करनी चाहिए अपने आप को बेहतर तौर पे समझने के लिए, ताकि आप दूसरों के लिए खैर का बायस हो, ये मैं किसी को जुमला बोलूँ वर्सेस मैं कहूँ यार तुम ज़रा जाके ना अपनी एनर्जी रीड करवाओ, वो चीज़ उसको ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगी, बिकॉज वो एक टर्म जो उसने सुना नहीं हुआ। अल्टीमेटली मकसद दोनों में एक ही है। तो आप ये सवाल, मैं तो इसको ऐसे रिफ्रेज करूँगा कि क्या हम अपने बारे में जान सकते हैं? क्यों नहीं जान सकते? वो एनर्जी का जो वर्ड है ना, हाँ देखिए कुछ लोग होते हैं उनको जैसे वो ऑरा का कलर नज़र आ रहा है, अब वो कलर नज़र आ रहा है, उस कलर के नतीजे में वो आपको बारे में कोई बात आपको बता रहा है। अगर आपको कलर्स नहीं भी नज़र आते, वो आप वैसे गौर व फिक्र से अपने अंदर मतलब कर लो। जो आप गट फीलिंग की बात कर रही हो, गट फीलिंग जो है उसको हम कहते हैं इंट्यूशन। हमारी जो साइकोलॉजिकली हमारे 4 फंक्शंस होते हैं। एक है थिंकिंग, एक है फीलिंग, एक है ऑब्जर्वेशन और एक है इंट्यूशन। इंट्यूशन जो होती है हमारी, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं, वो थिंकिंग तो होती है कि हम जब गौर व फिक्र किसी चीज़ पे कर रहे हैं। फीलिंग होती है कि कोई चीज़ हमारा इमोशनल उसके साथ ताल्लुक़ क्या है, हम उसको क्या वैल्यू देते हैं। ऑब्जर्वेशन होती है जब हम अपनी 5 सेंसेस को इस ऑब्जर्व करके कोई डेटा लेते हैं। इंट्यूशन जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो हमें किसी चीज़ के बारे में आगाही दे देती है विदाउट अस बीइंग अवेयर ऑफ द प्रोसेस। इंट्यूशन डायरेक्ट रिजल्ट पे जाती है ना, जैसे गट फीलिंग है कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और बाद में पता चला कि खुदा न खास्ता मतलब कोई ट्रैफिक जैम हो गया या कोई मतलब कोई और मसला हो गया। तो वो प्रोसेस जो होती है इंट्यूशन की, वो हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो पाते कि वो कैसे उसने किया, कोई ना कोई प्रोसेस होगा। तो जहाँ जो गट फीलिंग की आप बात कर रही हो, हाँ बिल्कुल, कुछ लोग होते हैं जिनकी वो जो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कुछ लोग होते हैं उनकी वीक होती है। ये हर पर्सनैलिटी टाइप पे होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंट्यूटिव होते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फीलिंग वाले होते हैं। लेकिन इसमें एक और भी है कि बाज़ औक़ात इसमें इसका मतलब ये कतई तौर पे नहीं है कि जो इंट्यूशन है हम उसको ज़्यादा हाई रेट करें, क्योंकि जो इंट्यूटिव इंसान होता है ना, उसकी भी एक कमी होती है कि एक इंट्यूटिव इंसान एक कमरे में आएगा, वो एक नज़र देखेगा कमरे को, ठीक है, और उसके पास पूरा ना एक डेटा आ जाएगा उस कमरे के बारे में, चाहे उसने गौर से ना भी देखा हो, लेकिन और वो शायद कोई बड़ी मानी खेज बात करे उस कमरे के बारे में कि यार ये जो चीज़ यहाँ पड़ी थी वो यहाँ आपने इसलिए रखी थी ना बिकॉज आपकी कोई इमोशनल वैल्यू थी, ऐसी कोई बात कर दे। लेकिन हो सकता है जो बिल्कुल उसके सामने चीज़ पड़ी है वो उसको नज़र ना आए,
क्योंकि इंट्यूशन वाला जो आदमी होता है वो हमेशा गहराई, मीनिंग, डेप्थ को देख रहा होता है, लेकिन उसकी जो बिल्कुल सामने नज़रों की चीज़ पड़ी है वो उसको शायद नज़र ना आए। ठीक है। हर फंक्शन का एक शैडो साइड भी होती है। ठीक है। अच्छा, वैसे हम लोग इसको जनरेशनल ट्रॉमास या जनरेशनल एनर्जीज वगैरह वाली साइड से रिलेट कर सकते हैं। अगर सपोज आज की जो जनरेशन चल रही है, ठीक है, तो पिछली जनरेशन से उसका कुछ एनर्जीज कनेक्ट कर सकती हैं या उसका प्रोसीजर अलग होगा और आज की जनरेशन का अलग होगा? हाँ, आई थिंक हर दौर का ना एक मिजाज होता है, हर दौर का एक मिजाज होता है, और वो मिजाज जो है डिटरमिन करता है कि उस दौर में जो लोग हैं वो किसी भी तसव्वुर को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज का जो दौर है उसमें जो लोग हैं उनका मिजाज इस तरह का है कि उन्हें अथॉरिटी नहीं पसंद, अथॉरिटी फिगर्स नहीं पसंद। तो वो अगर किसी हीलर के पास भी जाते हैं ना, तो अगर वो अथॉरिटी फिगर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करे तो वो पुट ऑफ हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पहले लोग जो है खुशी से अपने आप को सबमिट कर देते थे किसी अथॉरिटी फिगर के आगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जिस दौर में रह रहे हैं वो हमसे हम कहते हैं ना पोस्ट मॉडर्निस्ट दौर है। पोस्ट मॉडर्निस्ट दौर में ये है कि हर चीज़ रिलेटिव है, कि हर चीज़ रिलेटिव है। पहले होता था कि जी मॉडर्निज्म में कि जी राइट रॉन्ग, अब हर चीज़ रिलेटिव हो गई है। अब थेरेपी में भी आप जाते हैं, कोई चीज़ है जो आप अपने बारे में समझते हैं कि बुरी है, आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट आपको वैलिडेशन दे देता है कि नहीं असल में वो आपके साथ ये कुछ हो रहा था ना जब आपने ये चीज़ की थी। तो आप ये कह सकती हो कि हर दौर का एक अपना मिजाज होता है और वो मिजाज डिटर्मिन करता है कि लोग किस तरह से देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दौर में लोग जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दौर में, पिछले दौर में बहुत सारे लोग जब कहते थे हमें अल्लाह से डरना चाहिए, वो अल्लाह से डरने के अमल में अल्लाह से करीब महसूस करते थे। बहुत सारे लोग हमारे जो बड़े हैं वो अल्लाह से डरने के अमल में अल्लाह से करीब महसूस करते थे कि अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो जब उसको आप ये कहो ना अल्लाह से डरना चाहिए, वो ट्रिगर होती है। वो क्या कहती है कि हमारा अल्लाह के साथ जो है ना मतलब लव का कनेक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। अच्छा, मुझे भी कोई कहते हैं ना इस तरह कि अल्लाह से डरो और इस तरह का, मैं कहती हूँ अल्लाह से डरना क्यों? मतलब अल्लाह से डर के उसके करीब क्यों होना? उससे प्यार करके उससे करीब होना चाहिए, क्योंकि वो तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। हाँ बिल्कुल। तो ये सेम पॉइंट मेरा भी इस तो बात उसमें पे होता है। असल में ये बात है ना कि अल्लाह मियाँ की जो है ना 99 एट्रीब्यूट्स है ना, तो वो कहार भी है, वो रहमान भी है। तो आप कौन सी सिफ्त के ऊपर फोकस करना चाहते हो? अब कुछ लोग होंगे, जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो ना तो आपको ये भी रियलाइज़ होता है असल में किसी भी टर्म के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है ना वो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस डिटरमिन करते हैं। आज की जनरेशन का जब हम खौफ का वर्ड यूज़ करते हैं वो ट्रिगर इसलिए भी होते हैं बिकॉज शायद उनके बचपन में वो जो अथॉरिटी फिगर्स थे उन्होंने खौफ के नाम पे उन्हें अब्यूज़ किया था, उन्हें ऑप्रेस किया था। तो उनके सबकॉन्शियस में एक चीज़ बैठ गई है कि अगर मैं किसी से डर रहा हूँ ना तो इसका मतलब है मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, मुझे अब्यूज़ कर रहा है। तो इसलिए वो टर्म से भागते हैं। जबकि अगर आप इस तरह देखो कि जब आपको बहुत ज़्यादा किसी से प्यार होता है आप डरते हो उसको नाराज़ करने से, तो वो खौफ कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और खौफ के साथ रिश्ता पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा। लेकिन मैं वही कह रहा था कि हर दौर में लोगों का मिजाज बदलता है। तो आज के दौर में अगर आपने किसी को अल्लाह से करीब करना है, ये वाला जो रास्ता जो आप बता रही हैं वो यंग जनरेशन ज़्यादा रिसेप्टिव होती है कि अल्लाह के साथ मेरा एक कनेक्शन होना चाहिए, यू नो, मेरी दोस्ती होनी चाहिए, मैं हर चीज़ शेयर कर सकूँ। खौफ में उसको लगता है उस बंदे को या बच्चे को कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि हर दौर का अपना एक मिजाज होता है। अच्छा, ये जो अभी हम लोग पिछले जनरेशन की भी बात कर रहे हैं वो ट्रॉमा पास करती थी, लेकिन आज की जनरेशन जो है वो कहती है नहीं, हम अपने आप पे काम करेंगे ताकि हम लोग अगली जनरेशन को ट्रॉमा ना पास कर सकें। तो इसमें क्या वजह है कि वो ट्रॉमा क्यों पास करते थे और आज की जनरेशन में शायद उन्होंने इतना उस चीज़ को देख लिया है या उस चीज़ में सफ़र किया है जो कहते हैं कि हम लोगों ने अब वो आगे नहीं जाने देना ट्रॉमा? हाँ, आई थिंक साइकोलॉजी भी एज ए साइंस के तौर पे या एज ए डिसिप्लिन के तौर पे पिछले 150-200 साल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना पॉपुलराइज हो गई है। पहले जो है फिलोसोफर ही साइकोलॉजिस्ट होता था, या जो आपका स्पिरिचुअल टीचर होता था वही आपका थेरेपिस्ट होता था, चाहे वो पीर हो आपका या कोई उस्ताद हो। अब पिछले 150-200 साल में साइकोलॉजी प्रॉपर एक डिसिप्लिन के तौर पे आई। उसमें फिर जो है एक बहुत सारी एफर्ट हुई कि साइंटिफिक साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा साइकोलॉजी का पॉपुलराइज होना उसका एक काफ़ी हद तक रोल है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई।
लोग ये रियलाइज़ करना शुरू हो गए कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे बचपन में किसी ने अब्यूज़ किया है, हमारे बचपन के जो हमारे केयर गिवर्स होते हैं उनके साथ जो हमारा ताल्लुक़ है ना, वो हमारा टेम्पलेट सेट करता है प्यार का। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी लेट्स से अगर मेरा अपनी माँ के साथ ताल्लुक़ इस तरह से है कि वो मुझे बहुत प्यार भी करती है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मारती भी है, एक थोड़ा सा टॉक्सिक अगर मेरा रिलेशनशिप है जिसको आज की दौर में हम कहते हैं, तो हो सकता है कि मुझे मुस्तकबिल में जाके एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जो मुझे प्यार भी करती हो लेकिन डोमिनेटिंग भी हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो फेमिलियरिटी को रिक्रिएट करता है। तो ट्रॉमा या जो साइकिल है जनरेशनल ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, शऊरी तौर पे आप आगाह हो उस पैटर्न के बारे में, क्योंकि अब आप कहोगे यार मसला पता है क्या है, क्योंकि जब आप फेमिलियर वाली चीज़ को रिक्रिएट करते हो ना, आपको प्यार ही उस इंसान से होगा जो आपको रिमाइंड करेगा आपके अर्लीस्ट केयर गिवर से। लेकिन अगर अर्लीस्ट केयर गिवर के साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं है तो फिर इसका मतलब आप एक एब्यूसिव इंसान से प्यार हो जाएगा आपको, और आपको उस चीज़ की आदत होगी उसी रिलेशनशिप। हाँ, तो खैर तो उसमें यही था कि हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि वो ट्रॉमा पास ऑन क्यों करते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं उस लेवल की अवेयरनेस नहीं थी, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये लाइसेंस लोग जस्टिफाइड फील करते थे कि यार अगर मेरे साथ 10 चीज़ों में ज्यादती हो रही है तो मैं वो ज्यादती आगे पास ऑन कर देता हूँ। लोगों में अवेयरनेस, जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसा कोई और क्यों ना फील करे। एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं असल में ट्रॉमा पास सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप जानबूझ के अपनी पेन किसी पे डालते हो, हमेशा ऐसे नहीं होता। अक्सर औकात कहते हैं ना द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, कि अक्सर औकात आप अपने जहन में जस्टिफाई करते हो कि मैं अगले के भले के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन उस अमल में आप अगले को अब्यूज़ कर रहे होते हो या एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर सुकून में नहीं हो, हम यही कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है वैसा वो बनता है, रादर देन आप बातें आप बच्चे को अच्छी मर्जी जितनी मर्जी करो, बट जिस माहौल में बच्चा रह रहा है ना वो तो वो ऑब्जॉर्व करेगा। अगर माहौल ही ऐसा है, फ्रस्ट्रेटेड है, लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, तो वही चीज़ आएगी। ऑलराइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आती है कि जो नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, तो क्या पॉजिटिव इंसान को तो नेगेटिव एनर्जी वाले की एनर्जीज फील होंगी ही कि वो नेगेटिव एनर्जी है, तो जो नेगेटिव एनर्जीज वाला इंसान होता है क्या उसको पॉजिटिव इंसान की एनर्जीज उस तरह ट्रिगर कर रही होती है जैसे पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले की? अच्छा, मैं तो चीज़ों को इन बाइनरीज में नहीं देखता, मैं समझता हूँ ये बड़ा एक नैरो पर्सपेक्टिव है, और इसका डेंजर ये है इस पर्सपेक्टिव का कि बहुत जल्दी जो है ना इंसान अपनी नज़र में हीरो बन सकता है कि अच्छा मैं पॉजिटिव एनर्जीज में रहूँगा, दूसरा नेगेटिव में। इतना सिंपल नहीं होता, चीज़ें जो है हमेशा ग्रे में ही होती हैं, रियलिटी हमेशा ग्रे में होती है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीपल। तो हर इंसान के अंदर शर भी है, खैर भी है, वो कॉन्शियसली किस चीज़ को कल्टिवेट कर रहा है वो बात है। अब जो चीज़ मुझे अपने अंदर नहीं पसंद उसको जब मैं किसी दूसरे में देखूंगा तो मैं उसको नेगेटिविटी का नाम दे दूंगा। ओके। बट वो रिलेटिव चीज़ है ना, सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर मेरे अंदर वो चीज़ हो जिसको मैं मतलब अपने अंदर अपने लिए ठीक समझूं, किसी दूसरे में वो चीज़ मुझे नज़र आए, वही चीज़ जिसको पहले मैं नेगेटिव कह रहा था क्योंकि मुझे अपने अंदर पसंद नहीं थी, अब किसी दूसरे में नज़र आ रही है, मैं उसको पॉजिटिव बोल दूंगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, कुछ यूनिवर्सल चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत एग्री करेंगे कि यार ये पॉजिटिव है, जैसे कि सच बोलना, दूसरों का भला करना, किसी का हक ना मारना, ये सब पॉजिटिविटी में आएगी। और मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, अब्यूज़ ये नेगेटिव है। मगर आम तौर पे इंसान इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इतनी जल्दी ये जजमेंट पास ऑन करना कि वो मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, आप ये कहो कि अच्छा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, लेकिन फॉरन कंक्लूजन पे ना हो, क्योंकि हो सकता है उसी इंसान से आप दोबारा मिलो, आपको कुछ और फील हो जाए। और ये जो लेबल्स है ना, बहुत जनरलाइज लेबल, ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं, क्योंकि आप जैसे आजकल के दौर में एक ट्रेंड बन गया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अब ये बहुत सारे लोग जिनको एस्केप चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, उनको ये एकदम से लगता है, जब वो साइकोलॉजी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि मेरा तो हर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो वो सबको ही कटा देते हैं। तो कितनी अननेचुरल सी बात है। चीज़ों को नुआंस में देखना चाहिए, टोटलिटी में देखना चाहिए। हो सकता है आपको किसी इंसान की 3 चीज़ें बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन 8 चीज़ें पसंद हो। हमारा जो कल्चरल फ्रेमवर्क होता है ना, वो भी रोल प्ले करता है हीलिंग का कौन सा फ्रेमवर्क है। जैसे वेस्ट के अंदर इंडिविजुअल सेंट्रिक सोसाइटी है, तो अपनी ज़ात का मफाद देखना उसको सही समझा जाता है,
तो वहाँ पे अगर आप ये कहो किसी को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को निकाल दें तो हो सकता है कि वो ज़्यादा रिसेप्टिव हो, क्योंकि वहाँ पे रिलेशनशिप्स इतने गहरे हैं ही नहीं। यहाँ पे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ख़ानदानी निज़ाम है। यहाँ पे आप किसी को बोलोगे तो हर रिश्ते पे को टॉक्सिसिटी नज़र आएगी देसी फैमिलीज़ में। तो फिर आप एक पॉजिटिव मिसाल कैसे पैदा करोगे जब आप सबसे कट जाओगे? तो मैं समझता हूँ ये नेगेटिव पॉजिटिव में इस तरह चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, बहुत जनरलाइज्ड है। जो इंसान अपने आप को बेहतर तौर पे जानने में लग जाता है ना, वो पहले अपने आप पे देखता है कि यार मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो उसको टाइम ही नहीं मिलता ये सोचे कि यार मैं दुनिया बदलूँ, ये वो कहता है मैं अपने आप को ही बदल लूँ, बड़ी बात है। ऐसा ही है। अच्छा, आपके पास कोई इस तरह का केस या आपका कोई स्टूडेंट क्लाइंट वगैरह आया हो जिसका केस सुन के आपको खुद को बहुत अजीब सी एनर्जीज और अजीब वियर्ड सा फील हुआ कि ये किस तरह की चीज़ मेरे सामने आ गई है? नहीं, अगेन मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल, बट मैं उसको उस तरह से नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा देखो, जिसकी ज़िंदगी में जिसने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को इंसान गुजरा हो जो बहुत ही ट्रॉमेटिक है, बहुत ही पेनफुल है, तो उस इंसान के साथ कनेक्ट करके पेन ही महसूस होगी। अच्छा, वैसे आप खुद भी रिलेट करते हैं कभी इस तरह का केस सुन के, हाँ या आप खुद भी सीखते हैं? हाँ, बिल्कुल मतलब एक तो रिलेटेबिलिटी देखिए, अगर मेरे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं ना होगा किसी जज्बे का, एहसास का, तो मैं दूसरे के साथ हमदर्दी कैसे करूँगा? अगर मेरी ज़िंदगी में किसी भी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पेन को गहराई में, लेट्स से ख़ास किस्म की गहराई में महसूस नहीं किया, तो मैं अगर अगला इंसान अगर पेन में है, मैं उसके साथ रिलेट ही नहीं कर पाऊँगा। ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, और आप हर सेशन में बिल्कुल सीखते हो, बिकॉज नए नए लोगों के जो नए नए एक्सपीरियंसेस हैं, आप हर कॉन्वर्सेशन के बाद ये गौर व फिक्र करने पे मजबूर हो जाते हो कि यार अगर मैं भी इन सर्कमस्टांसेस से गुजरता तो शायद मैं भी वो चीज़ें कर देता जिसको मैं अपने कंफर्ट में बैठ के कह सकता हूँ कि ये तो मैं कभी ना करूँ। हाउ डू यू नो? क्योंकि दुनिया में जो भी हमें शर नज़र आता है उसका पोटेंशियल, उसका इम्कान हमारे अंदर मौजूद होता है। ओके, ठीक है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ऑल राइट। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप एनर्जीज को रीड करते हैं, तो क्या अभी हम लोग, आप बैठे हुए ये जज कर सकते हैं कि मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें बस डिसाइड करना होगा कि हमने उसको कितना, उस फ्रेमवर्क को कितना नैरो करना है। अगर आप एक बेसिक पर्सनालिटी एनालिसिस तक अगर महदूद रखें, ये चाह रही बेसिक हैं? पर्सनालिटी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना पूरा नाम बताएं। रबिया महमूद। ठीक है, और स्पेल कैसे करती हैं? RABIYA and RABIYA। MEHMOOD। ठीक है। अच्छा, ओके रबिया, अब आप, व्हाट आई वांट यू टू इज़ कि फोकस ऑन योर हार्ट, ट्राई टू क्लियर योर माइंड, और बस रिलैक्स रखें अपने आप को, और बस मुझे 1 से 2 मिनट दें और फिर मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक एक तो पहले इस्टेब्लिश करते हैं हर इंसान की एक कोर पर्सनालिटी होती है जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है, और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान एक्सपीरियंसेस से सीखता है। आई थिंक जो कोर पर्सनालिटी है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा फन लविंग, केयर फ्री, एडवेंचरर, फ्री स्पिरिटेड है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में शायद बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनकी नतीजे में आपको डाउट दिलवाया गया अपनी इस चीज़ के हवाले से कि यू नो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है, यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड, और मतलब इतना ज़्यादा दूसरों में ट्रस्ट मत करो, इतना ज़्यादा बिलीव मत करो। तो जो चीज़ें आपको नेचुरली आपके अंदर हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा डाउट भी आपने इंटरनलाइज किया कि शायद जो मेरी नेचुरल सेल्फ है वो बहुत ट्रस्टिंग है। तो अब कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है, अपने आप को होल्ड बैक करती हो, जबकि आपकी जो नेचुरल सेल्फ है वो लेट गो करना चाहती है, बिकॉज उसको नए लोगों से कनेक्ट करना, किसी के एक्सपीरियंस से सीखना, उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अब अपने आप को आप होल्ड बैक करती हो इस वजह से, बिकॉज शायद बहुत ज़्यादा फियर डाला गया हो कि अपने आप को अगर इस दुनिया में सर्वाइव करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड, जो कि एक लिहाज से ठीक भी है। अच्छा, एक तो ये पहलू हो गया। अपनी ज़ात के साथ आपको हमदर्दी जो है करनी चाहिए। आई थिंक आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि यू कैन बिकम वेरी सेल्फ क्रिटिकल, और उस पर आई थिंक आपको थोड़ा सा चेक रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि अपने रिलेशनशिप्स में जितने भी आपके ताल्लुकात हैं उसमें आप लोगों को उम्मीद ही देती हो, लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं इसके साथ बात करके। तो दूसरों को हौसला देना, दूसरों को
मोटिवेट करना कि अपनी हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखें, बट अपने लिए बड़े अनफॉरगिविंग होना, अपने आप को वो जो है ना ब्रेक ना देना और कहना नहीं ये मैं ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे कर सकती थी। तो आई थिंक ये एक पोटेंशियल, अगर आपने इसे वीकनेस कहना चाहो, कि सेल्फ कंपैशन जो है थोड़ा और हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर आपकी आई थिंक ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक आप इस हवाले से यू आर गुड एट रीडिंग व्हाट अदर पीपल नीड फ्रॉम यू, कि किसी इंसान को मुझसे किस चीज़ की ज़रूरत है या जनरली किस चीज़ की ज़रूरत है। आई थिंक आप अच्छी तरह रीड कर लेती हो। उससे ये होगा कि आप उनके लिए खैर का बायस बन सकती हो, कि एग्जैक्टली वो बन जाना जो अगले को ज़रूरत है। लेकिन इसमें फिर डेंजर क्या है कि अगर मैं अपना ज़्यादा वक्त वो बनने में लगा दूंगा या लगा दूंगी जिसकी अगले को ज़रूरत है, तो फिर मैं खुद कौन हूँ, हु एम आई रियली। तो इसके अंदर आई थिंक और फिक्र करना चाहिए कि मेरी कोर आइडेंटिटी क्या है, कोई वरना तो फिर इसका मतलब कि मैं जिस क्या कहते हैं महफिल या जिस माहौल में रहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा एक स्पंज का रोल प्ले करती हूँ कि मैं वैसी बिल्कुल बन जाती हूँ। तो वो लोगों में जेलिन करने में, नेटवर्किंग में, सोशल कनेक्शंस बनाने में बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल सुकून के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए आपको कि हु एम आई व्हेन आई एम नॉट प्लेइंग ऑल दीज रोल्स। जो मेरी ज़िंदगी में जो रोल्स हैं जो मैं प्ले करती हूँ, जब मैं ये नहीं प्ले कर रही होती, फिर मैं कौन हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि इस सवाल का जवाब फ़ौरन ही आ जाए। कुछ सवालात होते हैं उनका जवाब आना ज़रूरी नहीं होता। उस सवाल का अपने अंदर उसको जगह बना देना, अपने दिल में उस सवाल की जगह बनाना, वो हमारे अंदर एक उठान पैदा करता है हमारी शख्सियत में। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अच्छा, फीडबैक नहीं क्योंकि कहीं कहीं वो चीज़ें रिलेट कर रही थी, तो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि आपकी जो मेमोरीज हैं हम लोग वो इरेज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या वाकई आपकी लाइफ में से मेमोरीज को इरेज किया जा सकता है, या मेमोरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, बैड मेमोरीज बेसिकली? अच्छा, मैं एक दो तीन चीज़ें हैं। एक तो नेचुरली हम ये देखते हैं कि जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, अक्सर औकात वो मेमोरीज जो हैं उनकी खुद ही इरेज हुई होती हैं, राइट। बट वो मेमोरी उनको शायद याद ना हो, बट उसका इफ़ेक्ट उनमें रहता है। उसका जो इफ़ेक्ट था उस इवेंट का, वो उनकी शख्सियत में रहता है। वो शायद मेमोरी जो है ब्लॉक हो जाए। हाँ, फिर वो लोग हैं जो रीलिव करते हैं पेनफुल मेमोरीज को। तो अगर तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरीज को रीलिव कर रहा है और उसको कोई ये सुकून देने में कामयाब हो जाता है कि वो मेमोरी चली जाए, तो मैं तो बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि आम तौर पे अगर तो एक्सट्रीम ऐसा केस हो कि कोई ऐसी मेमोरी हो जो आपको पैरालाइज कर रही है, तो फिर तो सेंस बनती है। बट मैं जिस चीज़ का ज़्यादा बिलीवर हूँ ना, इरेजिंग से बेहतर उस चीज़ के साथ रिलेशनशिप हमारा कैसा है वो हम बदल सकते हैं। मैं इस हवाले से ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि हम उस पेनफुल चीज़ के साथ अगर अपना ताल्लुक़ बदल लें, बिकॉज मुझे ये ख़दशा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो तकलीफ़ दे हो, बिकॉज हर तकलीफ़ दे चीज़ में एक ग्रोथ का पहलू भी होता है, तो अगर कम्प्लीटली इरेज कर दिया जाएगा किसी पेनफुल मेमोरी को, तो उससे जो जुड़ी हुई ग्रोथ है क्या वो भी चली जाएगी? और अगर वो चली जाएगी तो फिर तो मैं एक मतलब अधूरा सा रह जाऊंगा। तो मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है किसी ऐसी चीज़ का, तो इस पे मैं यही कह सकता मतलब हूँ। बैड मेमोरीज का भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि बैड मेमोरीज से आप कुछ ना कुछ सीख लेते हो, या वो आपकी कहीं ना कहीं मोटिवेशन का जरिया बनते हैं आपकी लाइफ में। एक अच्छा थेरेपिस्ट या एक अच्छा हीलर, उसकी यही क्वालिटी है कि कोई ऐसी अगर मेमोरी है जो आपकी डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज कर रही है, आपको लगता है कि आपने उसमें से कोई सीखने का पहलू ले लिया, बट वो बार बार आपको फ्लैशबैक्स उसके आ रहे हैं, तो एक अच्छा थेरेपिस्ट, मैं तो थेरेपी ही रिकमेंड करूँगा। और कुछ केसेस में आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। बाज़-अवत फिजिकल सिम्टम्स जब बहुत ज़्यादा हो रहे हो तो मेडिकेशन हेल्प करती है। तो लेकिन एक अच्छा हीलर ये रोल प्ले कर सकता है कि किस तरह से वो, क्योंकि मेरे से हम बात कर रहे थे पहले भी कि हमारे अंदर जो इमोशंस है ना, वो भी एक ज़िंदा है। मतलब हम ये देखते हैं कि हर चीज़ जो हमारी साइकी में होती है उसकी एक लाइफ होती है अपनी। हर इमोशन चाहता है कि मुझे विटनेस किया जाए, वो चाहता है कि उसको उसका कोई मुशाहिदा करे। तो बाज़-अवत हमारी जो पेनफुल मेमोरीज़ होती हैं, अगर उसको कोई ट्रूली विटनेस कर सके, कोई हमारे साथ उनको रीलिव कर सके और हमारे साथ हो, हमें अकेला ना छोड़े, हमें जज ना करे,
तो भी बाज़ औक़ात काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अक्सर पेनफुल मेमोरी अपनी जो इंटेंसिटी है उसको बरकरार इसलिए रखे होती है क्योंकि उसको मुशाहिदा करने वाला कोई नहीं होता, उसको विटनेस करने वाला कोई नहीं होता उस मेमोरी को हमारे साथ। ठीक है। अच्छा, अक्सर हमें ख्वाब आते हैं और कुछ बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के होते हैं कि जब हम लोग उठते हैं तो हमें बहुत अजीब वियर्ड सी एक फीलिंग आ रही होती है। तो क्या वो ख्वाब भी किसी तरह का हमें एनर्जी की हिंट दे रहे होते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं अगेन जिस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ वो है कार्ल युंग का। वो एक फ़ेमस साइकोलॉजिस्ट था। उसकी युंगियन साइकोलॉजी जो है उसकी पूरी एक ब्रांच है। उसको कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी भी कहते हैं, डेप्थ साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो उसके अंदर तो बिल्कुल यही समझा जाता है कि जो आपका लाशऊर है वो आपको मैसेजेस देता है आपके ख्वाबों के ज़रिए। अब अक्सर ये होता है कि हमें जब ख्वाब आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये तो हमारे जो हमने दिन में चीज़ें की थी ना उन्हीं का मतलब एक रिसाइकल्ड वर्जन है, थोड़ा सा एम्पलीफाई हो गया। लेकिन देखें, जब आप एक फ़िल्म देखते हो, फ़िल्म के अंदर आप ये नहीं कहते कि हर जो सीन मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया है। कोई भी सीन, जब ये पॉडकास्ट भी जाएगा, हर सीन के ऊपर एक अप्रूवल होगा। तो ड्रीम का भी तो कोई डायरेक्टर है ना जो डिसाइड कर रहा है कि इस सीन को इसके साथ जोड़ना है, इस सीन को। हमें बेशक उसकी समझ नहीं आ रही, बट कोई है जो वो स्क्रिप्ट लिख रहा है, ठीक है ना। तो अब एक अच्छा, तो ड्रीम एनालिसिस एक पूरी फील्ड है। और ड्रीम एनालिसिस का जो एक साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, वैसे तो इंसानी तारीख में ये एग्जिस्ट करता ही रहा है, ख्वाबों की ताबीर, मजहबी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, बट नफ्सियाती एतबार से भी ड्रीम एनालिसिस एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर अगर आपने एक अच्छा ड्रीम एनालिस्ट बनना है तो आपके पास ना इंसानी तारीख के जो सिंबल्स है ना, जो इंसानी तारीख में जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं, उसका आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि हिस्टोरिकली भी इंसानों को काफ़ी सिमिलर तरह के ख्वाब आते रहे हैं, और उनकी फिर आप ना जब तारीख में जाते हो आप उनके अंदर से एक मीनिंग ड्राइव कर सकते हो। अच्छा, ये जो सिंबल है ये इसलिए आ रहा है, ये सिंबल इसलिए आ रहा है। मुख्तलिफ कल्चर्स को सिमिलर सिंबल्स आते हैं ख्वाबों में। तो फिर आपको पता चलता है इंसानी तारीख में हिस्टोरिकली सांप का क्या मीनिंग है ड्रीम्स में आने का, हिस्टोरिकली किसी और एनिमल का क्या है। तो और अगेन अक्सर औकात ड्रीम्स के अंदर जो लोग आते हैं हमारे, मोस्ट ऑफ द टाइम एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें चीज़ें हमें ख्वाबों में नज़र आती हैं वो हमारी ही ज़ात के कुछ पहलू होते हैं। उनको ड्रीम हमें एक्सपीरियंस करवाती है दूसरे कैरेक्टर्स की शक्ल में, बट वो हमारे बारे में होती हैं अक्सर। ठीक है। अच्छा, इसीलिए जब ख्वाब में हम लोग कोई ऐसा चेहरा देखते हैं जो हम लोग कहते हैं ये तो हमने कभी देखा नहीं है, और ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी नज़र के सामने से गुजरा ये चेहरा। अच्छा, वो साइकोलॉजी तो ये कहेगी कि चांसेस आर कि कभी ना कभी वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड ज़रूर आया चेहरा। शऊरी तौर पे शायद आप उसको रीलिव नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे, बट वो कहीं ना कहीं क्योंकि वो आपकी जो रियल लाइफ मेमोरीज होती हैं उसी से लेती है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है कि आपको कोई ऐसा ख्वाब आ रहा है कि आप दावे से कह सको कि मैंने ये चीज़ या ये सिंबल या इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, तो भी ये बात सच है। क्योंकि फिर इसमें एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं, एक होता है पर्सनल अनकॉन्शियस, फिर एक होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस बेसिकली इस दुनिया में जो इंसान आके भी जा चुके हैं और जो इस दुनिया में हैं, उन तमाम लोगों का जो लाशऊर है वो एक फील्ड में कनेक्टेड है कि जिसमें हो सकता है कि एक इंसान जो 15वीं सदी में पैदा हुआ हो, वो कोई चीज़ अपने ख्वाब में देखता था, मुझे भी वो ख्वाब में वही आ जाए। अब जब ये आती हैं इस तरह की चीज़ें, फॉर एग्जांपल, या अपने ख्वाब में मुझे किसी इंसान की लाइफ स्टोरी के मुतल्लिक कोई चीज़ आ जाए जो इंसान तारीख़ में कभी पैदा हुआ था और मेरे पास कोई तरीका नहीं था वो इन्फॉर्मेशन लेने का। तो जब एक आम बंदे के साथ ये होता है तो वो कहता है कि ऐसा तो नहीं कि ये मेरी पास्ट लाइफ थी या कैसा था। तो लेकिन कार्ल यूंग का जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि एक लाइब्रेरी है जो हम सब इंसानों को कनेक्टेड किए हुए है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं उसमें स्टोर्ड हैं। ठीक है। तो बाज़ औक़ात मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ लोगों को इस तरह के ख्वाब आते हैं जिसमें आप बाज़ औक़ात उस लाइब्रेरी में से, लेकिन अगर वो इमेज आप तक आ रहा है तो आपका लाशऊर उस इंसान की कहानी या उस इमेज के ज़रिए आपको कुछ समझाना चाह रहा है। गोल हमेशा ग्रोथ ही होता है। हम कहानी में फंस जाते हैं, हम कैरेक्टर्स में फंस जाते हैं कि उसका वाव एलिमेंट से ही नहीं हम बाहर आते।
तो ये है। अच्छा, वैसे अक्सर ख्वाब में ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि ये ख्वाब में मैं हूँ, लेकिन आपको खुद की शक्ल क्लियर नहीं दिख रही होती, हाँ, लेकिन आपको ख्वाब में पता होता है कि ये मैं ही हूँ। क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो हमारी शऊरी जब हमारी डे टू डे लाइफ होती है ना, हम्म। उसमें हमारी या तो थिंकिंग डोमिनेट कर रही है, फीलिंग है या इंट्यूशन है हम्म। या सेंसेस हैं। ख्वाब के अंदर ये चारों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। हम्म। तो वो जो ख्वाब की लैंग्वेज है वो हमारी कॉन्शियस लैंग्वेज की तरह नहीं होती ना, वो इमेजेस में होती है। तो वो इमेजेस को बाज़ हम अपनी लैंग्वेज में समझ नहीं पा रहे होते। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहे, अगर कोई इंसान अपनी ज़ात को गहराई में जानने में इंटरेस्टेड हो और हम्म। डर उस क्योंकि अक्सर होता है कि लोग एस्केप चाह रहे होते हैं। मेरी हम्म। जो प्रैक्टिस है ना, वो है अपनी ही ज़ात की गहराई में किसी को लेके जाना और वहाँ से हम्म। उस इंसान की वो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग एबिलिटी को बहाल करना, हम्म। जो कि उसकी ज़िंदगी में राहत का बायस बन सकती है। तो हम्म। मेरा इंस्टाग्राम है साइकिक एल्केमी के नाम से, ओके। तो उस पर रब्ता कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर माय टाइम। प्लेजर। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।